देखिए, ये एक चुनावी घोषणा है। तो अभी तक तो ज़मीन का अधिग्रहण पूर्ण रूपेण हुआ ही नहीं है। किसी भी तरह चाह रही है ये डबल इंजन की सरकार कि बिहार के लोगों को और ख़ास करके मिथिलांचल के लोगों को बरगला करके एयरपोर्ट का सपना दिखा करके, प्लेन पे उड़ान का सपना दिखा करके हम बिहार के सिंहासन, बिहार के गद्दी पे झूठा वादा करके हम सिंहासन पे बैठ जाए। मैं मांग करता हूं कि आपने अगर ज़मीन एक्वायर कर लिया है तो आप सार्वजनिक करने का काम करें। सरकार से मैं मांग करता हूं 24 घंटा के अंदर में आप करें, 48 घंटा में करें। अभी तक सरकार ने ज़मीन तक अधिग्रहण नहीं कर सका है। जिस तरह 2014 का घोषणा हुआ था और अमित शाह जी और उनके भाजपा के जो मंत्री लोग थे या नेता लोग थे, वो लोग बोले थे कि देश के प्रधानमंत्री जी का चुनावी जुमला था ये। संजय झा जी अभी जल संसाधन मंत्री हैं, उनको चाहिए था कि पूरे बिहार का तटबंध बरसात से पहले कंप्लीट करना चाहिए था। आज जो उत्तर बिहार के अंदर में बाढ़ का इतना बड़ा कहर आया है, इस कहर को रोकने की जरूरत थी। और अभी तक लोगों को बाढ़ राहत का जो राशि पहुंचना था, बाढ़ राहत का जो सामग्री पहुंचना था, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। गरीब लोग, मजदूर लोग भूखे मर रहा है। ये चाह रहे हैं कुर्सी कुमार और इनके जो अगल बगल जो बैठने वाले और भौंकते हैं मीडिया के सामने में भाव भाव करके, वो सही आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। इनके पदाधिकारी सही बात नहीं बता रहे हैं कि बिहार का हाल इमरजेंसी जैसा हाल है। मैं पूछना चाहता हूँ, गूंगी बहरी सरकार जो बिहार में डबल इंजन की है, किसान, सैकड़ों किसान होते हैं, वो 5,000 और 6,000 रुपया देने से किसानों का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जिस हिसाब से किसानों का फसल क्षति हुआ है, जितने एकड़ में क्षति हुआ है, उसको उतना मुआवजा मिलना चाहिए। ये सब मुद्दा किसानों का बड़ा मुद्दा है। इस पे ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी का आकृष्ट नहीं हो रहा है। कहावत है, गांव घर में कहता है लोग कि चेत बकरी खेल को खेत नहीं पतिए बेटा, आरी पर जाकर के देख। आने वाला समय बिहार का जनता बताएगी ये डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर में। हमारे साथ हैं युवा राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद कलाम साहब। फिलहाल बिहार में चुनावी माहौल है। बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव होने ही वाला है थोड़े दिनों में, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में ज़ोरों शोर से उतर चुकी है। 2014 से ही एनडीए शासित जो सरकार रही, उसका ये दावा रहा है और वादा रहा कि बिहार के अंदर ख़ास तौर से मिथिलांचल में दरभंगा को लेकर के कई तरह की योजनाओं का वादा किया गया था, जिसमें से एक दरभंगा एयरपोर्ट की भी बात थी, जिसका कल ही पार्टी के बड़े नेता आए और यहाँ पे ऐलान करके गए कि इसी साल नवंबर माह से दरभंगा की हवाई उड़ान जो है यात्रा वो शुरू हो जाएगी। हमारे साथ बिहार के विपक्ष जो आरजेडी कहलाती है, उनके ये नेता हैं और जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये दरभंगा से बिलोंग करते हैं, तो क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है इस पर, और ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जी कलाम साहब, ये बताएं कि अब तो भाजपा कह लें और एनडीए कह ले, दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत तो होने जा रही है, तो फिर ऐसे में जो चुनावी मुद्दा है वो आप लोगों का कितना प्रभावित होगा और भाजपा के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आऊँगा उस मुद्दे पे जो एयरपोर्ट का मुद्दा है, लेकिन मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 100 से ऊपर घोषणा करने का काम उन्होंने किया और सबसे पहले उनका घोषणा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश से बाहर जो काला धन है उसको लाने का काम करूंगा, बुलेट ट्रेन चलाने का काम करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देने का काम करूंगा, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा, 56 इंची का सीना है और बेरोजगार युवा नहीं रहेगा। जिस तरह से 2014 से लगातार देश का युवा और ख़ास करके बिहार का युवा ठगा सा महसूस कर रहा है, 2020 में बिहार के अंदर में जो डबल इंजन की सरकार है उसको किसी भी हाल में माफ़ नहीं करने जा रहा है। बहुत बड़ा मैंडेज दे करके हिंदुस्तान के लोग और ख़ास करके बिहार के लोग 40 सीट में आपको 38 सीट पर जीत मिलने का काम किया, लेकिन बिहार का जो अस्थाई मुद्दा है, बिहार का जो मुख्य काम है, बिहार में जो गरीबी है, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने का काम किए, विशेष पैकेज मांगने का काम किए
लेकिन इन तमाम मुद्दा पे एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। इसलिए अब बिहार के भी जो लोग हैं, गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और प्रगतिशील लोग जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों के मन में ये बात बैठ गया है कि ये जो बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार है और देश में एनडीए की जो सरकार है, वो भाजपा और जदयू का ये आरएसएस के गोद में खेल करके काम कर रही है। यह हिंदुस्तान का विकास, यह बिहार का विकास नहीं करना चाह रही है। ये देश को फिर गुलामी की ओर ले जाना चाह रही है। आप देख लीजिए, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो या डीजल का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसका दर कुछ और है और हिंदुस्तान के अंदर में कुछ और दर है। कलाम साहब, मैं इस पे भी आऊँगा, लेकिन अभी सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि जो एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा हुई है उस पर आपका क्या स्टैंड होगा, पहले आप ये बताएं। देखिए, ये एक चुनावी घोषणा है। जिस तरह 2014 का घोषणा हुआ था और अमित शाह जी और उनके भाजपा के जो मंत्री लोग थे या नेता लोग थे, वो लोग बोले थे कि देश के प्रधानमंत्री जी का चुनावी जुमला था ये। उसी तरह देखिए, एयरपोर्ट का मुख्य मुद्दा ये है कि ये ज़मीन जो है ये एयरफोर्स का है और एयरपोर्ट और एयरफोर्स दोनों में आसमान और धरती का फ़र्क है। तो अभी तक तो ज़मीन का अधिग्रहण पूर्ण रूपेण हुआ ही नहीं है। किसी भी तरह चाह रही है ये डबल इंजन की सरकार कि बिहार के लोगों को और ख़ास करके मिथिलांचल के लोगों को बरगला करके एयरपोर्ट का सपना दिखा करके, प्लेन पे उड़ान का सपना दिखा करके हम बिहार के सिंहासन, बिहार के गद्दी पे झूठा वादा करके हम सिंहासन पे बैठ जाएं। तो मिथिलांचल का खास करके लोग, मिथिला के लोग बहुत ही चतुर होते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को समझ में नहीं आया कि मिथिलांचल में एक से एक दिग्गज नेता पैदा लिए थे और एक से एक कवि और एक से एक बुद्धिजीवी लोग पैदा लिए थे। तो उनको लेकिन इसमें ये बताइए ना कि अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, आप भी दरभंगा से आते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन एयरपोर्ट शुरू होगा ही नहीं। अभी हमारा जो टर्मिनल बनेगा, हमारा जो प्लेन उड़ान कसेगा, ये सब ज़मीन अभी एक्वायर नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि आपने अगर ज़मीन एक्वायर कर लिया है तो आप सार्वजनिक करने का काम करें। सरकार से मैं मांग करता हूं 24 घंटा के अंदर में आप करें, 48 घंटा में करें। अभी तक सरकार ने ज़मीन तक अधिग्रहण नहीं कर सका है। तो मतलब ये चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल चुनावी देखा गया था कि जब लोकसभा 2019 का चुनाव आने वाला था, उससे पहले भी जो है जेडीयू के नेता हैं संजय झा जी, उन्होंने बाज़ाब्ते स्पाइस जेट के अधिकारियों को ला करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि जल्द ही जो है चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि फिर से चुनावी मुद्दा है इसी तरह से? देखिए, एक तो इन्होंने तो गलती कर लिया, स्पाइस जेट हो या इंडिगो हो या जेट एयरवेज हो, हम लोग का तो मंशा है कि यहाँ से डोमेस्टिक नहीं, यहाँ से बड़ा प्लेन चले, देश विदेश का यात्रा हो। लेकिन जो जिस तरह का मिथिलांचल को सपना ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, वो पूरा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं बेसिक जो मामला है, जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला है, वह पूर्ण रूपेण कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए ये संभव नहीं है। अभी ये चुनाव में वोट ले लेंगे और फिर बिहार के और मिथिलांचल के लोग को ठगने का काम करेंगे। और बात रह गया संजय झा जी का, तो संजय झा जी अभी जल संसाधन मंत्री हैं। उनको चाहिए था कि पूरे बिहार का तटबंध बरसात से पहले कंप्लीट करना चाहिए था। उनको चेक डैम बनाना चाहिए था, जो कि वाल्मीकि नगर का जो है वो ख़राब हो चुका है, इधर भीमनगर का है वो ख़राब हो चुका है। आज जो उत्तर बिहार के अंदर में बाढ़ का इतना बड़ा कहर आया है, इस कहर को रोकने की ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरा दावा है, मैं पहले भी कॉन्ट्रैक्टर रह चुका हूँ, पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल जो कि हमारे घर के इर्द गिर्द से यहाँ से कोऑर्डिनेट होता है, चीफ इंजीनियर यहाँ बगल में बैठते हैं। हम लोग भी इस विभाग में पहले ठेकेदारी करने का काम करते थे। सारा पैसा पूरे बिहार का फंड उन्होंने ले जा करके झंझारपुर डिवीज़न को देने का काम किया और मधुबनी डिवीज़न को, और अपने अररिया संग्राम जो उनका घर है उस इर्द गिर्द के जो पुराने नहर है, जो हम लोग के समय में नहर बना हुआ था, उस नहर का मरम्मती कार्य में वो सारा पैसा लगा दिए, जिसके कारण किसी भी बांध का मरम्मती कार्य, जो जमींदारी बांध था, जो फ्लड कंट्रोल का बांध था, इस सब बांध का जो है आप देख लीजिए कि मोहम्मदपुर में जो केवटी विधानसभा क्षेत्र में पिंडारुच वगैरह गांव है, वहाँ सब का बांध, जमींदारी बांध टूट करके और पूरे दरभंगा और मिथिलांचल में बाढ़ लाने का काम किया, जो कि 87 और 2004 में वैसे इलाका में पानी नहीं गया था, जिस इलाका में पूरे गर्दन भर पानी, छाती भर लोगों ने सामना किया। और अभी तक लोगों को बाढ़ राहत का जो राशि पहुंचना था, बाढ़ राहत का जो सामग्री पहुंचना था, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। गरीब लोग, मजदूर लोग भूखे मर रहा है।
कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन हुआ 3-4 महीने का, इसमें लोगों का रोजगार छीन गया, लेकिन सरकार का उस मुद्दा पे ध्यान नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कुर्सी कुमार और इनके जो अगल बगल जो बैठने वाले और भौंकते हैं मीडिया के सामने में भाव भाव करके, वो सही आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, इनके पदाधिकारी सही बात नहीं बता रहे हैं कि बिहार का हाल इमरजेंसी जैसा हाल है, गरीब दलित पिछड़ा वर्ग भूखे मर रहे हैं और ये बोट का नौटंकी करके एयरपोर्ट चालू करने का काम कर रहे हैं। ये सड़क अभी सारा बाढ़ में टूट गया, इस पर कोई ध्यान नहीं है, बांध का मरम्मती कार्य नहीं हुआ। किसानों का जो हाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, गूंगी बहरी सरकार जो बिहार में डबल इंजन की है, किसान सैकड़ों किसान होते हैं, वो 5,000 और 6,000 रुपया देने से किसानों का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जिस हिसाब से किसानों का फसल क्षति हुआ है, जितने एकड़ में क्षति हुआ है, उसको उतना मुआवजा मिलना चाहिए। ये सब मुद्दा किसानों का बड़ा मुद्दा है, इस पे ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी का आकृष्ट नहीं हो रहा है। तो हम चाहेंगे और मांग करते हैं कि किसानों का अस्थायी निदान हो। देश में सबसे बड़ा चीज़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर में किसान है। अगर किसान अपना उत्पादन नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या, हम जीवित कैसे रहेंगे? इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। एयरपोर्ट फलाना, बीजेपी वाला घोषणा करते हैं मेकिंग इंडिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी झूठा वादा करके और अब 10वां साल में वो जा रहे हैं और उसी तरह 15 साल झूठ बोल करके बिहार के लोगों को, आवामों को ठगने का काम किए और उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग सब भी बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। तो ये कोई उनका ये सही जुमलेबाजी नहीं है। अगर आप जुमलेबाजी भी करते हैं तो सही तरीक़ा से काम करके, आज देख लीजिए आप, एक एक गांव में एक एक लोग का बद से बदतर हालात बना हुआ, हम लोग देख करके रो देते हैं। जिस तरह का लोगों के शरीर पे कपड़ा नहीं है, दलित महादलित पिछड़ा वर्ग के लोगों को कमाई नहीं हो रहा, रोज़गार नहीं हो रहा। यहाँ बिहार में लोग युवा जो है पढ़ लिख करके बेरोज़गार है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई पॉलिटेक्निक किया हुआ है, मतलब तमाम जो पढ़ाई होता है, कोई BPSC किया हुआ है, उसको चपरासी का नौकरी तक नहीं मिल रहा है। 4.5 लाख पद जो है से बिहार में खाली छोड़ दिए हैं उन्होंने, उस पर बहाली नहीं करने का काम किया है। आज जो है से शिक्षा व्यवस्था का बद से बदतर हालात बना हुआ है। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? जो परमानेंट शिक्षक हैं उनको मिल रहा है 80,000 रुपया वेतन, आज जो नियोजित शिक्षक है उसको मिल रहा है 25,000 वेतन। वो तो 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक परमानेंट शिक्षक को भी ड्यूटी करना है और उतना ही देर जो नियोजित शिक्षक को भी ड्यूटी करना है। एक तरह का जो जिस तरह का देश में कानून व्यवस्था लागू किया गया है उसमें दोहरी नीति क्यों? इन तमाम मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। ये सारे लोग, पूरे बिहार के लोग आपके आदमी हैं, आप तमाम लोगों के नेता हैं, लेकिन इस तरह का आप दोहरी नीति कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने अभी शिक्षक का मुद्दा उठाया, अगर आप यानी कि राजद की अगर सरकार इस बार आती है महागठबंधन की, तो आप लोग क्या करेंगे इन शिक्षकों के लिए? देखिए, यदि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनती है तो सबसे पहला राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो है, चुनावी मुद्दा है, जो युवा बेरोजगार है उनको नौकरी देना, 4.5 लाख पद पे अविलंब बहाली करना। और हमारे नेता मेहनत करके जो अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ है, जो सारा कमाई का सृजन बंद है, जैसे कि पूरा चीनी मिल, फ्लावर मिल, पेपर मिल, ये जो बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ है, इस सारे फैक्ट्रियाँ को चालू करके बिहार का जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करके, और शिक्षक का जो मुद्दा है उस मुद्दे का पूर्ण रूपेण भरपाई किया जाएगा। मैं बिहार के तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस बार किसी के भी झांसे में नहीं आना है, युवा सरकार लाना है। तेजस्वी यादव नौजवान है, यूथ है, उनके शरीर में जो ब्लड है वो गर्म है, और जो 70 साल 80 साल का लोग है उसका तो खून ठंडा, वो क्या विकास करेगा बिहार का? निश्चित रूप से आप तमाम लोगों से, जो अगड़ा लोग हैं, जो पिछड़ा लोग हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, आप तमाम लोग से, खास करके युवाओं से मैं आग्रह करता हूं कि किसी के झांसे में नहीं आना है। दोस्तों, एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का सिंहासन मिलना चाहिए। बिहार को पूर्ण रूपेण वो संभाल करके और एकजुट होकर के आप तमाम लोग को कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कलाम साहब, चलिए ये आप जनता से कह रहे हैं, ठीक है, एक सवाल ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, चूँकि अभी चुनाव है बिहार विधानसभा का। जब पिछली मर्तबा लड़ा गया था चुनाव 2015 में, तो उस वक्त जेडीयू और राजद गठबंधन में थी और अपार बहुमत मिला था। इस बार अलग अलग है, इस बार उसको जनता कैसे लेगी? क्या मूड आप समझ पाए? आप क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, पिछले बार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मैंडेज मिला था, लेकिन उस मैंडेज को और वो जो बिहार के लोग ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान को माननीय मुख्यमंत्री जी ठुकराने का काम किए। दूसरी बात, इस बार बिहार का लोग इंतज़ार कर रहा है
कि कब आचार संहिता लगे, कब चुनाव का घोषणा हो। जिस तरह से बिहार का 40 लाख लोग कोविड-19 में हिंदुस्तान के अन्य राज्य में तबाही झेलने का काम किया है, ये 2020 में निश्चित रूप से बताने का काम करेगी बिहार की जनता। सब लोग इंतज़ार कर रही है। ये किसी का परमानेंट गद्दी नहीं बना हुआ है कि आप बैठ जाइए और डिक्टेटरशिप हिटलर की तरह आप कानून चलाइए। ये लोकतंत्र में तमाम लोगों का अधिकार है। क्या आप अपने घर से पैसा देते हैं? ये गरीब जनता का ही पैसा है। जो टैक्स आप लेते हैं, चाहे वो सड़क पे चलने का टैक्स लेते हैं, चाहे वो खाने पे टैक्स लेते हैं, चाहे पानी पीने पे टैक्स लेते हैं, चाहे गाड़ी चढ़ने पे टैक्स लेते हैं, आप उसी गरीब जनता के पैसा से आप उनको लाने का काम करते हैं कोविड-19 में। लेकिन आपने तमाम लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया, जिसके कारण बिहार में एक अलग सा माहौल बना हुआ है। चुनाव का घोषणा होने दीजिए। कहावत है, गांव घर में कहता है लोग कि चेत बकरी खेल को खेत नहीं पतिए बेटा, आरी पर जा कर के देख। आने वाला समय बिहार का जनता बताएगी ये डबल इंजन की सरकार को। एक आखिरी सवाल, अरे भाई कितना सवाल? चूँकि आप एक युवा राजद के युवा कार्यकर्ता हैं और काफ़ी जोश रहता है आपके अंदर पॉलिटिकल गतिविधि को लेकर के, और जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार आप भी इस बार जो है उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं विधायक के। इसको लेकर के क्या अब तक रणनीति बनी? क्या पार्टी की तरफ से आला कमान से क्या निर्देश मिला है, क्या आश्वासन मिला है, इस पर कुछ कहिए। देखिए, उम्मीदवारी पेश करना कोई बुरी बात नहीं है, और मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही हूँ, लालू यादव का सिपाही हूँ, तेजस्वी यादव का सिपाही हूँ। मेरी दावेदारी हुई है। अगर पार्टी मुझे समझेगी कि नहीं मोहम्मद कलाम चुनाव लड़ने लायक है, चुनाव जीतेगा, और उनको अगर मेरे प्रति विश्वास होगा तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो न टिकट मिलने का खुशी होगा और न टिकट नहीं मिलने का गम होगा। इसलिए हम लोगों का मिशन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के सिंहासन पर बैठाना। इसके लिए मुझे एक एक शरीर का ब्लड का कतरा कतरा भी बहाना होगा तो बहाने के लिए तैयार है। वैसे ख्वाहिश कहाँ से है, कौन सी सीट से? अरे ख्वाहिश क्या है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा कार्य क्षेत्र रहा है जाले, वहाँ मेहनत कर रहे हैं और फिर करते रहेंगे। टिकट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरा मकसद है बिहार के आवाम का विकास हो और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विकास हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक है। तो ये थे मोहम्मद कलाम, युवा राजद के महासचिव, प्रदेश महासचिव। अभी आपने इनकी बातें सुनी, इनकी प्रतिक्रियाएं सुनी चुनाव को लेकर के। बहरकैफ ये देखना दिलचस्प होगा आगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का किस तरह से परिणाम आता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं हर कोई अपने तरफ से पूरा जोर शोर लगा रही है वोटरों को लुभाने के लिए, वोटरों का वोट लेने के लिए और सत्ता में काबिज होने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।